जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में है और जिस तरह चमोली जिले का माना गांव भारत का आखिरी गांव माना जाता है, आपने देखा होगा माना गांव के बारे में आपने रिपोर्ट सुनी होंगी, भारत का आखिरी गांव उसको कहते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी दिन पहले कहा था ये आखिरी गांव नहीं है, ये भारत का पहला गांव है। ठीक उसी तरह जोशीमठ जो शहर है ये भारत का आखिरी शहर है, या फिर उल्टा करके देख लीजिए ये भारत का पहला शहर है। और इस जगह से चीन के साथ हमारी सीमा, जिसे हम LAC भी कहते हैं, वो सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और यह शहर समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर है। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि ये जो 2227 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका है ये जोशीमठ तहसील है और इसमें से सिर्फ 11 11.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही जोशीमठ शहर बसा हुआ है। यानी अगर आप देखेंगे तो तहसील तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो इलाका है ये है सिर्फ 11.5 किलोमीटर का। और अभी जिन मकानों और सड़कों के धंसने की खबरें आ रही हैं वो तमाम मकान और सड़कें इसी जोशीमठ शहर में है। अब तक इस शहर में कुल मिलाकर 561 मकान और 2 होटल्स की पहचान हो चुकी है, जिनमें जमीन धंसने से उनकी दीवारों में, वहां की सड़कों में और खेतों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। और कुछ जगहों पर तो ये दरारें इतनी बड़ी है कि कभी भी वहां कोई खतरनाक घटना हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। और इसी वजह से सारे लोग डरे हुए हैं। सोचिए ये वो लोग हैं जो दशकों से इन मकानों में रह रहे हैं, ये इन्हीं के मकान हैं, इनके पुश्तैनी मकान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां इन्हीं मकानों से की हैं, यहां से उनका एक जिसको कहते हैं सेंटिमेंटल वैल्यू वो है। लेकिन अब ये इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इन्हें ये मकान छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये इन मकानों में रहे तो एक दिन इन मकानों के नीचे ही दब जाएंगे। आज जब हमारी टीम जोशीमठ शहर के अलग अलग इलाकों में गई तो हमें पता चला कि इस इलाके में जितने भी मकान हैं उन मकानों में दरारें कुछ दिनों में नहीं आई हैं। ये पिछले कुछ दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये दरारें वर्षों से इन मकानों में थीं। लेकिन 7 फरवरी 2021 को, पिछले साल, जब जोशीमठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक ग्लेशियर टूटा और फिर इसके बाद 18 अक्टूबर को यहां 24 घंटे में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश हुई, तो इन मकानों और सड़कों की दरारें और ज्यादा गहरी होने लगी। और ऐसा 2 वजहों से हुआ है। और आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ जोशीमठ की खबर है, इसीलिए हमने कहा हमारे वो तमाम दर्शक जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। वर्ष 2009 में जब इस टनल को बनाने के लिए एक बोरिंग मशीन से पहाड़ को खोदा गया, तो इस दौरान इस मशीन ने जमीन की सतह से 1 किलोमीटर अंदर इसमें ठहरे हुए पानी के निकलने का एक रास्ता बना दिया। देखिए, आज आपको समझाने के लिए हमने यहां पर ये ठहरा हुआ पानी है, पहाड़ के नीचे ये टनल बनाई जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये सब हो रहा है। टनल कहने को तो विकास के लिए बनाई जाती है, डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती है, इससे लोगों का फायदा होता है। लेकिन जब बोरिंग मशीन से इस पहाड़ के अंदर बोरिंग की गई तो फिर ये जो ठहरा हुआ पानी है ये रिसने लगा। और उस समय इस घटना की वजह से ये पानी जोशीमठ के पहाड़ों में रिसने लगा। और लोगों का कहना है कि जब समय के साथ साथ टनल बनाने का काम रोका नहीं गया तो ये संकट इतना गंभीर हो गया कि अब जोशीमठ में मकान और सड़कें लगातार धंस रहे हैं। और कारण यही है कि पहाड़ों के नीचे इस तरह की खुदाई हो रही है। खुदाई की वजह से ये पानी रिसने लगा। 2009 में जब ये घटना हुई थी तब प्रतिदिन, ध्यान से आप सुनिएगा, प्रतिदिन, हर दिन इस पहाड़ी क्षेत्र में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी का रिसाव हो रहा था। एक दिन में 6 से 7 करोड़ लीटर पानी का रिसाव हो रहा था। और यह पानी इतना है कि इससे 30 लाख लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। जोशीमठ के लोग इस बात को दशकों से जानते हैं कि यह पूरा इलाका ऐसे पहाड़ों पर बसा हुआ है जो बड़े बड़े पत्थरों और मिट्टी से बने हैं। और इस शहर में कभी ग्लेशियर्स यानी बर्फ की चट्टानें होती थी, लेकिन जब से ये ग्लेशियर सिकुड़कर पीछे चले गए और भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी के ढेर यहां, उनके ढेरों से यहां पहाड़ बने, तो इस पहाड़ पर जोशीमठ शहर को बाद में बसाया गया। लेकिन समय के साथ साथ हर दौर में यह चेतावनी भी दी गई कि जोशीमठ के पहाड़ मिट्टी के हैं और मिट्टी के पहाड़ होने की वजह से ये अस्थिर है। इसलिए अगर इन पर ज्यादा बोझ डाला गया, ज्यादा दबाव बनाया गया और यहां पहाड़ों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई तो ये पहाड़ धंस जाएंगे।
लेकिन इन चेतावनियों को हर बार नजरअंदाज किया गया और इससे जोशीमठ का जो इलाका अति संवेदनशील था, वहां एक भीड़ भाड़ वाला पूरा की पूरा शहर बस गया। 2011 की जनगणना के मुताबिक जोशीमठ शहर की उस समय कुल आबादी लगभग 17,000 थी, जो अब एक अनुमान के मुताबिक 22,000 तक बताई जाती है। यानी जोशीमठ में इस समय 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लगभग 1,500 से 2,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा जोशीमठ के जिन पहाड़ों को बड़ी बड़ी इमारतों से बचाने के लिए कहा गया था कि इमारतें मत बनाइए, कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, खुदाई मत कीजिए, वहां पिछले 2 दशकों में लगभग 450 होटल्स बन चुके हैं, जहां हर साल लगभग 1 लाख पर्यटक आते हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में जोशीमठ के पास बद्रीनाथ धाम में 15.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। सोचिए, पिछले साल 15 लाख, जबकि 14,25,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम गए थे, 6,12,000 लोग गंगोत्री गए और 5 लाख लोग दूसरे राज्यों से यमुनोत्री आए थे। इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर आ रहे हैं। अब आप सोचिए, पर्यटकों के लिए सड़कें भी चाहिए, उनके लिए होटल्स भी चाहिए, बाकी तमाम सुविधाएं भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए। यानी इस हिसाब से देखें तो सिर्फ इन 4 स्थानों पर 40 लाख लोग पिछले साल आए थे। और इससे आप समझ पाएंगे कि कैसे इन पहाड़ों पर लगातार बोझ डाला जा रहा है। और जोशीमठ में भी बिल्कुल यही हुआ। धामी जी, अभी हम जोशीमठ के बारे में बात कर रहे थे। पहला सवाल आपसे यही है, जोशीमठ एक बहुत बड़ी खबर बन चुका है अभी, लेकिन जोशीमठ को आपकी सरकार कैसे बचाएगी? देखिए, अभी हम लोग इसको बहुत ही जितनी गंभीरता हो सकती है उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो बचाव के लिए काम हो सकता है, अभी सबसे पहले तो हमारे लिए जरूरी है कि जो लोग उसके अफेक्टेड एरिया में आए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, वहां से निकाला जाए या उनको वहां से शिफ्ट किया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद जो दीर्घकालिक काम है वो भी हम लोग पूरी तरह से अपने प्लान में उसको रख रहे हैं कि आगे यहाँ से अगर पुनर्वास होना है तो किस प्रकार से होगा। और जो रही जोशीमठ शहर को बचाने की बात, उस पर हमारे जो यहाँ के वाडिया इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी रुड़की है, जीआईएस इंस्टीट्यूट है, ऐसे सभी इंस्टीट्यूट के लोग जो है उस पर अपना उन्होंने काम कर रहे हैं, कुछ करा है। तो उसके आधार पर देख रहे हैं कि वो रिसाव कहाँ से हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, ड्रेनेज प्लान है, वो किस प्रकार से जो अभी जल्दी से जल्दी उस पर काम हो और मानसून आने से पहले सारे काम हो जाए। 1-2 दिन में वो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और दीर्घकालिक योजना में अगर पुनर्वास करवाना पड़ता है तो पुनर्वास के लिए भी 2-3 जगह पीपलकोटी के आसपास, गौचर के आसपास की जगहों को खोजा जा रहा है जिससे कि लोगों को पुनर्वासित किया जा सके। और अभी एसडीआरएफ और अन्य जो हमारे विभाग हैं वो सारे इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को अभी फिलहाल अगर वहां पर शिफ्ट कराना पड़ता है, जैसे अभी तक 600 के लगभग परिवार ऐसे हैं जहां पर ये धंसने का, जमीन के धंसने का, घरों के दरारें आने का, ये सब जो है आया है, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और जो ये मौसम है, कुछ सरकारी दफ्तरों में उनके रहने की व्यवस्था की गई है, जो सुरक्षित स्थान है वहां पर। इसके अलावा जो वैकल्पिक रूप से हमारी जो एसडीआरएफ है, यहाँ की उत्तराखंड की स्टेट डिजास्टर फोर्स, वह भी काम कर रही है कि कितने अधिक से अधिक लोगों को हम जो है वहां पर अभी साहब, जो सरल शब्दों में अगर कहें तो आप इस एप्लीकेशन को एक रोबोट मान सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मानवीय संवेदनाएं और मानवीय इंटेलिजेंस डाली गई है और उसमें दुनिया भर का ज्ञान फीड कर दिया गया है और उसे इस तरह से तैयार किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका असिस्टेंट है, आपका मेंटोर है, या फिर शायद आपके परिवार का ही कोई सदस्य है जो आपसे बात भी करता है, आपके सवालों के जवाब भी देता है, और अगर आप उसे कोई काम देंगे तो वो काम भी मिनटों में कर देता है। आपके लिए किसी भी विषय पर कोई भी निबंध या कोई लेख लिख सकता है। हम पत्रकारों की भी नौकरी ले सकता है ये, क्योंकि अगर आप इसे कोई सब्जेक्ट दे देंगे लेख लिखने के लिए, तो ये किसी भी पत्रकार से कहीं ज्यादा कम समय में
लेख लिख देगा। आपके बच्चों का पूरा की पूरा होमवर्क ये कर सकता है और आपके लिए पीपीटी बनाकर आपके दफ्तर के काम में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये आपको एक अच्छे दोस्त की तरह नए आइडियाज दे सकता है, नई सलाहें भी दे सकता है। तो चलिए मैं इसको खुद टेस्ट करता हूं चैट जीपीटी को, और ये मेरा लैपटॉप है और मैं इससे वो सवाल पूछूंगा जो मेरे काम से संबंधित है। जैसे मान लीजिए मैं इससे पूछता हूं, मैंने लिखा राइट सम टैगलाइंस फॉर अ न्यूज शो। तो ये टैगलाइंस बता रहे हैं न्यूज शो के। योर गो टू सोर्स फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस, स्टे इन्फॉर्म्ड विद अस एवरी स्टेप ऑफ द वे, एक्सपर्ट इंसाइट्स ऑन द न्यूज दैट मैटर्स मोस्ट, breaking news as it happens, uncover the truth behind the headlines, your daily dose of the top stories, stay ahead of the curve with our in-depth coverage, get the whole story, not just the headlines. असल में इस टेक्नोलॉजी के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। ये टेक्नोलॉजी इंसानों की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को समाप्त कर सकती है। इससे आप परिश्रम करना बंद कर देंगे, परिश्रम करना ही भूल जाएंगे। बच्चे अगर इस टेक्नोलॉजी से होमवर्क करने लगे या करवाने लगे और विषयों को अगर उन्होंने नहीं समझा तो इससे उनका बौद्धिक विकास नहीं होगा। और सोचिए जब ये बच्चे बड़े होंगे और जब ये काम पर जाएंगे, किसी दफ्तर में, किसी कंपनी में ये काम करेंगे, तब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। चौथी बात, ये टेक्नोलॉजी अपने दिए गए उत्तर को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होती है और इसे ऐसा लगता है कि ये गलत जवाब दे ही नहीं सकती, जबकि सच्चाई है, आज हमने टेस्ट किया कई बार कि ये टेक्नोलॉजी भी अक्सर कई बार निरर्थक जवाब देती है, कई बार गलत जवाब भी ये टेक्नोलॉजी देती है। लेकिन अगर आप इसे सही मानते हैं तो आप इसकी गलत विवेचनाओं और बातों पर भी विश्वास कर लेंगे और कई बार आपका जो होमवर्क है वो गलत हो सकता है, आपका निबंध भी गलत हो सकता है। पांचवा पॉइंट ये कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कम करके आंकती है और इंसानों को खुद पर निर्भर होना सिखाती है, जो कि सही नहीं है। और आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में हैं। वो मुंबई तो गए थे इसलिए कि वो मुंबई में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे ये कहें कि वो उत्तर प्रदेश में आकर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में बॉलीवुड के कुछ कलाकारों, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से भी मुलाकात की, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकारों ने मुख्यमंत्री योगी से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को खत्म करवाने की मदद मांगी है। कहा है कि इसको किसी तरह खत्म करवा दीजिए। बड़ी बात जो यहां सोचने वाली है वो ये कि बॉलीवुड के तमाम लोग पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास। पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास जाते थे, अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, ऐसे नेता के पास जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, और उससे कह रहे हैं कि हमारा बहिष्कार मत कीजिए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है व्यवस्था में।